गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सटेंशन एजुकेशन में यूनिट 4 पढ़ रहे थे और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात संचार के तत्व। और इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे संचार के तत्वों में पहला संदेश वाहक, अर्थात जो संचार के विभिन्न तत्व हैं उसमें पहला नंबर आता है संदेश वाहक का, या वह व्यक्ति जो कि किसी संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। उसके बाद में आज हम बात करते हैं इसके दूसरे और तीसरे तत्व के बारे में, और इसका जो दूसरा तत्व है वह है संदेश। संदेश, इसका अर्थ है कि वह सूचना या वह बात जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है। इस संदेश के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ज्ञान होता है, कोई ऐसी बात होती है जो कि संचारकर्ता श्रोता तक पहुंचाना चाहता है, या उनको यह बात पहुंचाने के बाद उनके ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है, या यह एक्सपेक्ट करता है कि जो संदेश उन्हें प्राप्त हो रहा है या जो सूचना उन्हें प्राप्त हो रही है उसे वे अपने जीवन में अपनाएं। तो जो भी संदेश होता है वह ऐसी सूचना होती है जो कि संदेशकर्ता श्रोताओं तक पहुंचाता है और यह अपेक्षा रखता है कि इससे उनके जीवन में परिवर्तन आए। यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि एक संदेश जो होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये इस प्रकार से होनी चाहिए कि कोई भी संदेश जो है वह कार्यकर्ता या संचार का जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने लायक हो। अर्थात संदेश का संदेशकर्ता का या संचार का जो उद्देश्य है कि वह जिस व्यक्ति को सूचना पहुंचानी है उसमें किस तरह का परिवर्तन चाहता है, या उसका इस संदेश को देने के पीछे क्या उद्देश्य है। वह संदेश इस प्रकार से दिया जाना चाहिए या वह सूचना इस प्रकार से दी जानी चाहिए कि वह उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो सके। उसके बाद में जो संदेश है वह श्रोताओं की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम एक्सटेंशन एजुकेशन की या प्रसार शिक्षा के संदर्भ में ही बात करते हैं और इसी से संबंधित मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे कि अगर हम महिलाओं को अगर सिखाते हैं कि कढ़ाई का काम सिखाते हैं कि ये उनके जो रोजगार उत्पन्न करने में या उनके आर्थिक स्तर को उन्नत करने में मदद करेगा, तो हो सकता है कि किन्हीं महिलाओं की इस कार्य में रुचि नहीं हो, तो उनको अगर यह संदेश दिया जाएगा तो वो इसमें रुचि नहीं लेंगे। अगर उनकी सिलाई के कार्य में या जो कहना चाहिए कि फूड प्रिजर्वेशन या भोजन को संग्रहित किस प्रकार से किया जा सकता है, इस कार्य में अगर रुचि है तो उनको वो संदेश देना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, बजाय इसके उनको वह संदेश दिया जाए जिसमें उनकी रुचि ना हो। तो हमेशा संदेश उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इसके अंतर्गत यह भी कहा जा सकता है कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हीं के आधार पर जो प्रोग्राम है एक्सटेंशन का वह डिसाइड किया जाना चाहिए और उसी से संबंधित संदेश उनको देना चाहिए। इसके बाद में आता है ज्ञान व समझ के अनुरूप। एक अच्छा संदेश वह होता है जो कि श्रोताओं की समझ के अनुरूप हो और उनके ज्ञान के अनुरूप हो, यानी उनका जो पहले से ज्ञान है उसके अनुरूप हो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा
टेक्निकल भाषा में गांव के लोगों से बात करी जाए या साइंस की बहुत ज़्यादा बात की जाए तो वो उनको समझ में नहीं आएगी। अतः उनको जब भी कोई संदेश दिया जाना चाहिए तो वो इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि उसकी भाषा को किस तरह से सरलतम रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि वो उस बात को सही सही तरीके से समझ सके। तो किसी भी जो भी संदेश ग्रहण करता है उसका जो ज्ञान का लेवल है उसी के आधार पर, इवन भाषा का भी, अगर उनको हिंदी भी बोलनी नहीं आती है तो उनकी लोकल लैंग्वेज में अगर कोई बात उनसे समझाया जाए तो वो उसको ज़्यादा आसानी से ग्रहण करते हैं, बजाय कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो कि उनको नहीं समझ में आती है। इसके बाद में आता है कि जो संदेश है वह विशिष्ट होना चाहिए, भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण हम इस तरह से दे सकते हैं कि जो भी बात हमें उनको बतानी है, जैसे कि हमें उनको कहना है कि आप गेहूं की खेती के लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करें, और या उससे संबंधित हम कोई और जानकारी भी देना चाहते हैं तो हम विशिष्ट जानकारी उनको दें कि इतने प्रकार की 2 या 3 या 4 या 5 जितनी भी उपलब्ध हैं, इतने प्रकार की गेहूं की उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, उनके बीज वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, हर एक किस्म के क्या लाभ हैं और उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, या उनकी क्या कमियां तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको थोड़ी परेशानी आ सकती है उसके इस्तेमाल में। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी किस्म में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती हो, तो हम ऐसी जगह की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, या किसी खास मिट्टी की या मौसम की आवश्यकता होती है, तो हम उन्हें ऐसी सारी किस्मों के बारे में बताएंगे और उनकी स्पेसिफिसिटी बताएंगे, विशेषता बताएंगे कि इस किस्म की ये विशेषता है कि ये इस मौसम में उगती है, इसको ऐसी मिट्टी चाहिए, इतना पानी चाहिए, इतने महीने में पकती है और लगभग इतना उत्पादन देती है, ताकि वे चुनाव कर सकें कि इनमें से कौन सी किस्म उनके खेतों के लिए अधिक उपयोगी रहेगी। तो हमेशा संदेश जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, गोल गोल शब्दों में कोई बात नहीं करनी चाहिए ताकि वो और भी अधिक भ्रमित हो जाए। इसके अलावा जो भी संदेश हैं वो सच होने चाहिए और सामयिक होने चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी संदेश लोगों को दिए जा रहे हैं उनमें सच्चाई होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि अगर वे संदेश सच्चाई को लिए हुए नहीं होंगे तो अगर कुछ लोग उनको जीवन में अपनाते हैं और अगर वे जैसा कि दावा किया गया था उस पर खरे नहीं उतरते हैं तो लोगों का उस पर विश्वास नहीं रहता है। तो इसलिए जो भी बात उन तक पहुंचाई जा रही है वो सच ज़रूर होनी चाहिए, यानी जो दावा आप करते हैं कि ऐसा करने से ये रिजल्ट मिलने हैं तो वैसे रिजल्ट उनको मिलने चाहिए। और दूसरा, हमेशा सामयिक यानी समय के अनुसार उनको नॉलेज दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो वर्तमान में अगर उनको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया जाए तो यह उनके लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं अब हमारे देश में समाप्त हो गई हैं। उसके स्थान पर एक जो विधि आयोग है वह नया बना है और वो अलग तरह से प्लान करता है। पंचवर्षीय योजनाएं जो पहले चला करती थी वो अब हमारे देश में नहीं चलती है। तो अब अगर उनको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया जाए, उनके लाभ बताया जाए, उनके बारे में समझाया जाए, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं यह बताया जाए, तो वह उनके किसी भी कार्यक्रम काम का नहीं है। तो अगर हम किसी कार्यक्रम के बारे में उनको बता रहे हैं तो हमें पूरी उसकी
अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। ये तो था जो संचार प्रक्रिया है या संचार है उसका दूसरा एलिमेंट या दूसरा तत्व। अब आता है इसका तीसरा तत्व जिसके अंतर्गत आता है संचार के माध्यम। जब भी कोई सूचना दिमाग में आती है जो संदेश देने वाला है या संदेश फ्रेम करने वाला या पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है, उसके दिमाग में ये कोई भी बात आई कि ये लोगों तक पहुंचानी है या श्रोताओं तक पहुंचानी है, तो संदेशकर्ता आ गया। दूसरा हमारा जो तत्व है वह आ गया कि उसके पास में संदेश है, लेकिन अब वह इस सूचना को लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाए, इसके लिए उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता माने या तो वह उनको बोल के बताएगा या वह उनको लिखकर बताएगा या कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि सूचना को संदेशकर्ता श्रोता तक पहुंचाता है, वह माध्यम जो है वह संचार का माध्यम कहलाता है। संचार के माध्यम जो है उनको कई तरीके से विभाजित किया गया है। इसमें पहला है इंद्रिय संवेदनागत, यानी श्रोता अपनी इंद्रियों से जिस संदेश को ग्रहण करते हैं, तो वह माध्यम यानी इंद्रियों को अगर माध्यम की तरह यूज किया जाए, जिसमें इंद्रियों का प्रयोग होता है, तो वो कहलाता है इंद्रिय संवेदनागत संदेश माध्यम। और दूसरे आते हैं इसमें संस्थागत। तो पहले हम बात करते हैं इंद्रिय संवेदनागत माध्यम के बारे में। तो इसमें अगर ध्वनि का प्रयोग किया जाए, ध्वनि को एक संदेश के माध्यम की तरह प्रयोग में लिया जाए, तो इसमें एक व्यक्ति तो वो होता है जो कि बोलता है, संदेश को बोलकर पहुंचाया जाता है। तो ये जो बोलना जिसमें कि ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, तो ध्वनि इसके लिए माध्यम का कार्य कर रही है। और इसमें एक सुनने वाला होता है और एक बोलने वाला होता है, और ध्वनि माध्यम की तरह काम में आती है। इसके अलावा देखना, यानी हम अपनी जो देखने की जो इंद्रियां हैं, आंखें हैं, उनका प्रयोग संदेशों के स्थानांतरण में प्रयोग करते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति अगर पेपर पर कुछ लिखता है, लिखने के द्वारा एक व्यक्ति अपने संदेश को लिख लेता है, माध्यम की तरह प्रयोग करता है, और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है। तो जो देखने की प्रक्रिया है वह माध्यम का कार्य करती है। इसी में आता है जेस्चर्स, जो कि मैंने आपको प्रकार बताए थे संचार के। उसमें मैंने बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि बॉडी लैंग्वेज भी आपके जो मन स्थिति है या मन में जो विचार चल रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। और बल्कि ये कहना चाहिए कि जो मूक बधिर लोग होते हैं उन तक तो जो संदेश पहुंचाने का माध्यम है वह है ही जेस्चर्स के द्वारा या साइन लैंग्वेज के द्वारा ही वो उन तक बात को या सूचना को पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें जो भाव भंगिमा होती है वह रिसीवर के द्वारा देखी जाती है, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है या अवलोकन किया जाता है, और उस बात को श्रोता समझ लेता है। तो ये तो दो प्रकार थे संचार के माध्यमों के, एक तो इंद्रिय संवेदनागत और दूसरा संस्थागत। इस सुनने और देखने की प्रक्रिया को और भी अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है अगर इसमें दूसरी इंद्रियों का भी समाविष्ट हो, जैसे स्पर्श अगर कर सके या उसकी सुगंध ले सके या उसका जो है टेस्ट लिया जा सके। जैसे अगर कोई रेसिपी बनाकर बताई जा रही है या
जो संरक्षण, भोजन को संरक्षित करने की कोई तकनीक के बारे में बताया जा रहा है। तो जब वो बन रहा होता है तो उसकी खुशबू आ जाती है, तो वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, साथ में उसकी खुशबू भी ले रहा है। तो वह जो संचार का माध्यम है वह ज़्यादा प्रभावशाली होगा इन कंपैरिजन टू कि किसी एक माध्यम का प्रयोग किया जाए। इसी तरह से टेस्ट किया जाए या साथ में उसको स्पर्श किया जाए तो उसका जो स्पर्श होता है वह भी अधिक लंबे समय तक रहता है। तो इस तरह से जो विभिन्न इंद्रियां हैं उनके ज्ञान के द्वारा भी या उनका ज्ञान भी संदेशों के माध्यम की तरह कार्य करते हैं। इसके अलावा जो एक और क्लासिफिकेशन इसका है जिसमें इनको संपर्क के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें है वैयक्तिक जनसंचार, वैयक्तिक संदेश के माध्यम और जन संचार माध्यम। यानी एक तो नंबर ऑफ पर्सन्स जो है जिन तक संदेश पहुंचाया जा रहा है उनकी संख्या कम हो, और एक ये है कि बड़े जन समूह के साथ में किसी संदेश को या सूचना को शेयर किया जा रहा है तो वह जन संचार माध्यम कहलाते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इनको इन दोनों जो मेथड्स हैं या वर्ग हैं उनमें क्या डिफरेंस है वो हम चर्चा करते हैं। तो संदेश का बहाव की अगर हम बात करें, यानी संदेश किस तरफ से किस तरफ की जाता है। एक तो संदेश करता है और एक श्रोता है, तो ये इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर भी आ सकता है या नहीं आ सकता है। इसके आधार पर हम देखें तो जो वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरफा होता है। यानी संदेशकर्ता से श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता अपनी जिज्ञासा को या उसको वो बात समझ में आई या नहीं आई वह वापस संदेश देने वाले तक पहुंचा सकता है। तो इस तरह से यह दो तरफा कम्युनिकेशन है, जबकि जन संचार में यह सिर्फ एक तरफा ही होता है, क्योंकि इतना विराट समूह होता है कि हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाना व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं होता है। जनसंचार माध्यम में कोई ना कोई ऐसा माध्यम होता है जिससे कि जो उनको सूचना दी जा रही है तो सूचना देने वाला उनके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता। इसलिए जो संदेश का बहाव है वो हमेशा सूचना देने वाले से श्रोता तक ही होता है। दूसरा है फीडबैक की उपलब्धता। तो जो इंटरपर्सनल है उस माध्यम में तुरंत फीडबैक मिल जाता है, लेकिन जनसंचार माध्यम में फीडबैक आने में बहुत अधिक समय लगता है और कम भी होता है। इसके बाद में श्रोताओं तक पहुंचने की गति। तो जो वैयक्तिक माध्यम है वे श्रोताओं तक धीमी गति से पहुंचते हैं, क्योंकि एक समय में लिमिटेड संख्या में ही श्रोताओं तक संदेश दिया जा सकता है। जबकि जो जनसंचार के माध्यम है उसमें लंबे बड़े से समूह के साथ में या श्रोताओं के एक बड़े वर्ग के पास में एक साथ किसी संदेश को पहुंचाया जा सकता है। इसलिए इसकी जो गति है लोगों तक पहुंचने की वो वैयक्तिक माध्यम में धीमी है, जबकि जनसंचार माध्यम में वह अत्यधिक तीव्र है। इसके बाद में आता है चुनाव प्रक्रिया को वश में रखने की योग्यता। यानी किसी भी व्यक्ति को जो भी ज्ञान उनको दिया जा रहा है वह उस ज्ञान को कितना चुन पाते हैं, इसको कंट्रोल किए जाने की योग्यता जो होती है वह इंटरपर्सनल में अधिक होती है। क्योंकि इसमें हम जिन लोगों को हमने चुना है कि जिन्हें ये संदेश देना है उन तक हम पर्सनली पहुंचते हैं, तो हमें हमारा उनके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि उन्हें ये संदेश जो है वो पूरा अच्छी तरह से समझ लेना है।
जबकि जनसंचार के माध्यम में वे स्वतंत्र हैं कि वे उस संदेश को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हमारा उनके ऊपर कोई भी वश नहीं रहता है। मेरे ख्याल से यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आता है प्रभाव। ये जो वैयक्तिक अप्रोच है, माध्यम है, इसका प्रभाव लोगों के मनोभावों के निर्माण में या एटीट्यूड फॉर्मेशन में काम में लिया जाता है। जबकि जनसंचार माध्यम के द्वारा लोगों में ज्ञान का परिवर्तन किया जाता है। जैसे मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है, मैं हमेशा देती हूँ। जनसंचार माध्यम के द्वारा आपने टीवी पे जो देखे होंगे कि सफाई स्वच्छता का आजकल जो कैंपेन चल रहा है, उसके अलावा टीकाकरण के बारे में कैंपेन हमेशा से चला आ रहा है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो है जागो ग्राहक जागो, जो कि उपभोक्ताओं को मिलावट के या जो नकली उत्पाद हैं उनसे बचने के लिए वो ज्ञान देते हैं इस एडवर्टीजमेंट के द्वारा कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं और किस तरह से वे अपनी शिकायतें कहाँ पर पहुंचा सकते हैं और किस तरह से उनका समाधान कर सकते हैं। तो एक बड़े ग्रुप तक यह बात पहुंचाई जाती है, जिससे कि जिन लोगों को यह अभी तक पता नहीं था और वे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते थे, उनके ज्ञान में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अगर मुझे लोगों को उन्नत खेती के लिए या घर में जो भोजन वो कर रहे हैं उसको उसकी पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए अगर मुझे उनको बताना है, तो मुझे उनके एटीट्यूड में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मुझे उनको यह बताना होगा कि अगर स्वच्छता है तो स्वच्छता जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या लाभ हैं, या इसके अलावा पौष्टिक भोजन लेना जीवन के लिए क्यों जरूरी है। तो उनका जो भोजन के प्रति एटीट्यूड है या पौष्टिक भोजन की क्या महत्ता है, इसको वो जान पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ संचार माध्यमों की विशेषताएं हैं जिन्हें मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ में। संचार माध्यम जो है वो उनकी हमेशा उपलब्धता होनी चाहिए, यानी ऐसे संचार माध्यमों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जो कि उपलब्धता में जिनको दिक्कत है। जैसे मुझे अगर कोई संदेश देना है और उसके लिए मुझे स्मार्टफोन की आवश्यकता है, और जिन श्रोताओं तक मैं पहुंचना चाहती हूँ उनके पास में अगर स्मार्टफोन नहीं है, तो मेरा ये जो प्रयास है वह सफल नहीं होगा। उसके बजाय मैं पैम्पलेट्स बांट सकती हूँ या बुकलेट्स बांट सकती हूँ या लीफलेट्स बांट सकती हूँ, जो कि लिखित रूप में उन तक सूचना को पहुँचा दे। लेकिन अगर मैं स्मार्टफोन की बात करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वह सभी लोगों के पास हो। तो ऐसा संचार माध्यम अपने संदेश के लिए चुनना चाहिए कि जो कि आपका टारगेट ग्रुप है उन सभी के पास में वो उपलब्ध हो। उसके अलावा प्रयोग में लेने लायक हो। जैसे मैंने संचार के माध्यम तो बहुत सारे इकट्ठे कर दिए, लेकिन अगर लोगों को उसका प्रयोग करना नहीं आता, उपयोग करना नहीं आता, तो फिर वह उसके काम का नहीं है। तो संचार माध्यम हमेशा ऐसे प्रयोग में लेने चाहिए जिनका उपयोग करना आता हो, संदेश देने वाले को भी और संदेश ग्रहण करने वाले को भी। उसके बाद में संदेश जो है वह हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जो कि देने लायक हो, यानी जो भी बात कही जानी चाहिए वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए, तभी और दूसरा जो माध्यम है उसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या संदेश देने वाले से श्रोता तक पहुंचा सके। ये तो बेसिक नीड है ही। अगर वो इसी काम में सक्षम नहीं है तो वह संदेश के माध्यम का काम भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद में प्रभावशाली होना अत्यधिक आवश्यक है माध्यम का।
तो आप देखिए भाषा जो है वह बहुत प्रभावशाली माध्यम की तरह कार्य करती है। इसी तरह से जो लेख हैं या न्यूज़पेपर हैं वे भी बहुत प्रभावशाली माध्यम की तरह कार्य करते हैं। इसी तरह से लेक्चर देना या टीवी प्रोग्राम्स जो हैं ये बहुत प्रभावशाली संदेश के माध्यम की तरह कार्य करते हैं। तो ये थी कुछ शर्तें जो कि एक संचार के एक माध्यम के लिए होनी आवश्यक है। इसके साथ ही यह आज हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे और बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।